हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में और मैं हूं श्रेया राज। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज जो हम अपना करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन कर रहे थे 2020 क्वेश्चन, तो उनका पार्ट 16 है, यानी कि 15 पार्ट हमने पहले कर चुके हैं। और यदि जिन्होंने नहीं किया है या जिन्हें कि छूटे हुए पार्ट्स को फिर से करना है तो इसकी प्ले लिस्ट भी बना दी गई है क्विज के नाम से। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाकर आप जो भी पार्ट छूटे हुए हैं उसके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं लेटेस्ट क्वेश्चन और पहले के क्वेश्चन यानी जीके और करंट ये दोनों लेकर आती हूँ। तो ये आपके लिए VVI साबित होगा। अगर आप भी 2021 में कोई एग्जाम देने वाले हैं या फिर 2022 में भी क्यों ना देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपको पता भी नहीं चलता है। चूँकि ये 20 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत डिटेल करके बताती हूँ। तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए, हर रोज़ शाम को 4 बजे लाइव देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी 480 कर लें, क्योंकि उसके बगैर तो क्लियर दिखेगा नहीं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी फटाफट आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के लेखक कौन है। कुछ बच्चों ने इनका आंसर किया था, चूँकि ये 2 क्वेश्चन में होमवर्क दी थी, तो अच्छी बात है, उन्हें कॉन्ग्रेट्स, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सक्सेस एक दिन वो जरूर मिलेगी, ज़रूर वो एक दिन सक्सेसफुल होंगे। तो आप लोग भी कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के लेखक कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है और इनका हम आंसर जानते हैं कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के लेखक कौन है। तो इन्हें एन के सिंह जो है ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के लेखक हैं। इनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। इनका पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। तो एन के सिंह भी कहीं कहीं रह सकता है, कहीं कहीं नंद किशोर सिंह भी रख सकता है। तो ये एन के सिंह पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक है। अब ये एन के सिंह है कौन? तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। और यदि पूछ लिया जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चूंकि ये तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अगर पहले वित्त आयोग के बारे में पूछी जाए तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी नियोगी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप इसका पूरा साफ साफ यही बताइएगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। चूँकि आपको पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है सीमा को लेकर, तो विवाद को लेकर, वॉर को लेकर आसपास के देशों से। तो ऐसे में हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो ही प्रधानमंत्री को या फिर अन्य जो रक्षा मंत्री है उन्हें सलाह देते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो इसलिए इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है भारत सरकार के साथ, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है। तो ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल हैं वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार। इन्हें डोभाल के नाम से बहुत फेमस है ये। और ये लोग खासकर रिटायर्ड IAS सब होते हैं, IAS IPS सब वही होते हैं। तो अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि DRDO ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी। यानी कि DRDO ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया है जिसे कि वो CRPF को दिया है। तो अब देखते हैं कि आखिर ये मोटर बाइक एम्बुलेंस है क्या और इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोटर बाइक एम्बुलेंस है क्या। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस होते हैं, हमारे देश में जो एम्बुलेंस है वो एक बड़े गाड़ी की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि रोड पे चलते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे आप गांव को ले लीजिए, तो गांव में संकरी एकदम कंजेस्टेड एरिया होता है, छोटी छोटी गलियां होती हैं पतली पतली, जहाँ की एक बाइक से ज़्यादा बड़ा एक ऑटो तक नहीं जा सकता है। इस तरह की कंडीशन होती है उन गलियों में। तो वैसे में अगर वहाँ कोई मरीज हो और वहाँ कोई साधन नहीं हो उन्हें लाने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल भरी बात हो जाती थी। तो इसीलिए ये जो DRDO थे, DRDO ने एक बाइक बनाई, यानी ऐसी बाइक थी जो एम्बुलेंस का काम करती थी। तो इससे क्या होगा कि इस बाइक को छोटी से छोटी, पतली से पतली जगह में ले जाना आसान होगा और वहाँ से मरीजों को लाना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए DRDO ने ये मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी, यानी ये CRPF का कार्य है, वो जाके लाएंगे। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रक्षिता। इसका नाम रक्षिता है। इस मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम रक्षिता है। अब देखिए, CRPF के बारे में देख लेते हैं। तो वैसे CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपको याद रखना है फुल फॉर्म भी, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
उसके बाद यदि सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक की बात अगर पूछ ली जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सीआरपीएफ के, चूंकि अभी ये चेंज हुए हैं हाल ही में, तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये है कुलदीप सिंह। महानिदेशक जो है वो है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ये आईपीएस अधिकारी हैं। और अभी चूंकि हाल ही में चेंज हुए हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि कुलदीप सिंह से पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन रह चुके हैं, तो ये रहे हैं एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी, आप लोग संदीप माहेश्वरी से एपी माहेश्वरी को याद रख सकते हैं। संदीप माहेश्वरी को तो हर कोई जानता है, तो उसी तरह एपी माहेश्वरी भी याद रख सकते हैं। तो अब देखिए ये तो हो गया। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि मैं पहले बताई थी कि जहाँ जो पॉइंट आएंगे मैं आपको सारे बताऊंगी, क्योंकि आप अगर भूलना भी चाहें तो मैं भूलने नहीं दूंगी। तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष की बात की जाए कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और बलश मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे कि इसे नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों वाली ये मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग वाले मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों वाला ये मंदिर है। और ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है ये मंदिर। और इसी मंदिर में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनबी थे, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। महमूद गजनबी द्वारा इसी मंदिर पर आक्रमण किया गया था। और इसने बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई थी इस मंदिर में। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई थी। करीब 17 बार आक्रमण किया था इस मंदिर पर। 17 बार आक्रमण किया गया और जितना भी खजाना था, जितना भी धन था, सारा लूट लिया गया। एक समय ये बहुत धनवान मंदिर के नाम से जाना जाता था, धनवान था। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले के टाइम में बैंक नहीं होते थे। पहले बैंक नहीं होते थे और फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि उनके पास जो धन होते थे पहले, चूँकि जेवर जेवरात जिसे कहते हैं, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा होते थे लोगों के पास, तो इस धन को कहाँ छिपा के रखेंगे, घर में तो अक्सर चोर आ जाते थे, लुटेरे आज के लूट लेते थे। इसके लिए क्या करते थे, वो या तो दीवारों में छुपाते थे या बर्तनों में छुपाते थे। और जब ज़्यादा धन था तो इसी मंदिर के नीचे खजाने का निर्माण किया गया था, जहाँ की सब अपने अपने धन को, राजा महाराजा भी और अन्य आम लोग भी रखा करते थे। तो इसीलिए इस मंदिर को लूट कर ले जाया गया सारा चीज़। अब देखिए किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस की शुरुआत हाल ही में शुरू हुई, तो किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस, देश की आज़ादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के जो जन्म दिवस हैं, इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके जन्म की अगर बात करें कि इनके जन्म कब हुई, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और इसी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को, चूँकि इसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस के रूप में जानते थे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस के रूप में, लेकिन इसे इनकी 25वीं वर्षगांठ, 125वीं वर्षगांठ पर ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए किस मंत्रालय द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस मनाया जाने लगा, तो आप ध्यान में रखिएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 125वीं जयंती पर इन्हें पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने, हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया, हरिपुरा अधिवेशन किया। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ, पराक्रम दिवस मनाते हैं संस्कृति मंत्रालय द्वारा, हरिपुरा अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बी शांता का संबंध किससे है। बी शांता जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, जिन किसी का भी हाल ही में निधन हुआ, जो बड़े बड़े आदमी हैं, तो उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए बी शांता का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है चिकित्सा से। बी शांता का जो संबंध है, इनका संबंध है चिकित्सा से, चिकित्सा से इनका संबंध है। और हाल ही में इनका निधन हो गया, हाल ही में इनका
निधन हो गया है। तो आपको इन्हें ध्यान में रखना। अब देखिए डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास किन 2 देशों में हुआ। युद्धाभ्यास है ये डेजर्ट नाइट 21, ये बहुत फेमस युद्धाभ्यास है और इसकी विशेषता क्या है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये जो डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हुआ ये किन देशों के बीच हुआ, तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। भारत और फ्रांस के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ। और कहाँ हुआ ये अभ्यास, जनवरी मंथ में हुआ। तो ये हुआ जोधपुर में, ये जोधपुर में हुआ है ये युद्धाभ्यास। जोधपुर जिसे आप जानते हैं और राजस्थान के जोधपुर में ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है युद्धाभ्यास। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें दोनों देशों से राफेल का इस्तेमाल किया गया। यानी आपको पता है कि चूंकि फ्रांस से भारत ने राफेल को मंगाया था, तो जब ये युद्धाभ्यास हुआ तो इसमें फ्रांस की तरफ से भी राफेल था और भारत की तरफ से भी राफेल ही ये शामिल था। तो ये इसकी विशेषता हो गई बड़ी। तो आप मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि राफेल शामिल किया गया, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास। अब देखिए माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। अब ये क्वेश्चन अभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ज्वालामुखी 2 टाइप के होते हैं। ज्वालामुखी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मृत ज्वालामुखी होता है और एक होता है जीवित ज्वालामुखी। तो ये जो जीवित ज्वालामुखी होता है इसमें समय समय पर उद्गार होते हैं। उद्गार होने का मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं समय समय पर। तो उसी में ये जो माउंट सुमेरु ज्वालामुखी है यहाँ भी अभी वर्तमान समय में ही उद्गार हुआ। हाल ही में यहाँ भी उद्गार हुआ, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसीलिए ये फेमस है। तो ये माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। आपको मैं बताई थी कि इंडोनेशिया में ही गुफा पेंटिंग मिली है। इंडोनेशिया में एक सुअर की गुफा पेंटिंग मिली है जिसमें कि उसके सिर पे 2 छोटे छोटे सींग हैं और लाल धूसर कलर उसका रंग है और सुअर की गुफा पेंटिंग मिली है। तो ये क्वेश्चन भी हाल ही का है और आपको इसे भी ध्यान में रखना है। गुफा पेंटिंग सुअर की मिली है इंडोनेशिया में। अब देखिए 1 स्कूल 1 IAS की शुरुआत थी। 1 स्कूल 1 IAS एक योजना है और इसकी शुरुआत किस राज्य ने की, ये क्वेश्चन अभी के लिए लेटेस्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है 1 स्कूल 1 IAS की शुरुआत की है केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि केरल में एक योजना लाई गई जो रिटायर्ड IAS हो गए, रिटायर्ड IPS हो गए और भी संगठन के जो बड़े बड़े पद पे आसीन व्यक्ति थे उन लोगों के द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया गया। उस संगठन में क्या था कि यहाँ के जो केरल के राज्यपाल थे और उनके मुख्यमंत्री जो पिनरई विजयन हैं केरल के, तो इन सब ने मिलकर क्या किया कि जो भी बच्चे जो ये निम्न वर्गीय से आते हैं, यानी कि निम्न वर्गीय क्षेत्रों से, जो नीचे दर्जे के क्षेत्रों से गरीब परिवार से आते हैं, तो जिनमें की पढ़ने की ललक हो, जो IAS IPS बनना चाहते हैं, वैसे बच्चे का इनमें नामांकन किया जाएगा। यानी कि इस संगठन में ऐसे बच्चे का नामांकन किया जाएगा। करीब 10,000 बच्चे का नामांकन इसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों का किया जाएगा, जो कि IAS IPS बनने के लिए, UPSC करने के लिए उनकी जिज्ञासा है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कर सके। तो यही वजह है कि उन्हें भी नामांकन मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये संगठन की शुरुआत की गई और 1 स्कूल 1 IAS इस योजना का नाम दिया गया केरल में। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी। इसमें टोटल 10,000 बच्चों को नामांकन दिलाया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है गुच्छी मशरूम का उत्पादन कहाँ होता है। पहले तो जान लेते हैं ये गुच्छी मशरूम क्यों फेमस है और इसका उत्पादन कहाँ होता है। तो गुच्छी मशरूम जो है ये जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में गुच्छी मशरूम का उत्पादन होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में गुच्छी मशरूम का उत्पादन होता है। अब ये गुच्छी मशरूम इसलिए चर्चा में है क्योंकि गुच्छी मशरूम कहा जाए तो सबसे महंगा मशरूम होता है। गुच्छी मशरूम सबसे महंगा मशरूम होता है, करीब 20,000 रुपये पर किलो, यानी कि 1 किलो मशरूम का दाम 20,000 रुपये किलो होता है, 20,000 रुपया होता है। और ये जो गुच्छी मशरूम है जम्मू कश्मीर डोडा में बनाया जाता है, उपजाया जाता है। वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनके द्वारा मेन रूप से इसे उपजाया जाता है। तो सरकार के द्वारा इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जिसे कहते हैं आप GI टैग दिलाने की बात की गई है। GI टैग दिलाने की बात की गई थी, इसीलिए ये फेमस था। तो गुच्छी मशरूम कहाँ उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर के डोडा में। इसके अलावा मैं आपको बताई थी कि केसर को GI टैग मिला है, जम्मू कश्मीर के कोरबा क्षेत्र के केसर को GI टैग मिला है। केसर को GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर के ही। अब ये GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, मैं ये आपको कल बताई थी। तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है,
10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में कौन सा देश ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की? ओपन स्काई ट्रीटी यानी कि OST, इससे बाहर आने की घोषणा की। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। तो ये एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसा कह लीजिए आप एक दूसरे से संधि है जिसके तहत कि क्या होता है कि इसमें जो भी देश शामिल होते हैं, यानी कि OST में, ओपन स्काई ट्रीटी में जो भी देश शामिल होते हैं वो अपने देश के ऊपर, यानी कि उनके देश की जो सीमा है, ये मान लीजिए उनका देश है, तो इसके ऊपर ये दूसरे देशों के, यानी इसमें मान लीजिए टोटल 2 सदस्य, ऐसे मान लेते हैं, अभी बताऊंगी कितने सदस्य, 2 सदस्य हैं। तो क्या करेंगे कि एक सदस्य का ये सीमा हो गया ये पूरा, तो ये दूसरे देश के जो सदस्य हैं वो इनके सीमा के ऊपर विमान उड़ा सकते हैं, इनके सीमा के ऊपर विमान उड़ा सकते हैं, लेकिन वैसा विमान जो कि हथियार रहित हो, यानी कि जिसमें हथियार नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार के इस देश को खतरा नहीं हो, तो इस तरह के विमान उड़ाने की इसमें अनुमति दी जाती है ओपन स्काई ट्रीटी के तहत। तो इसी में अभी कुछ दिन पहले अमेरिका अलग हुआ था, जिसके बाद की रूस अलग होने की घोषणा किया। तो इससे जनवरी 2021 में कौन सा देश ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर रूस होगा। रूस अलग होने की घोषणा की। और इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 34 देश शामिल है, इसमें कुल 34 देश शामिल है, आपको ये भी ध्यान में रखना। और ये भी कि इसमें क्या विशेषता है, यानी कि ये ओपन स्काई ट्रीटी होता क्या है। तो अब देखिए, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? आप लोग भी बताइएगा कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है। तो ये जो है ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में बना है, गुजरात के अहमदाबाद में बना है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें भारत सरकार, यानी कि सरकार के साथ साथ अडानी ग्रुप ने मिलकर इस पार्क की स्थापना की, यानी कि सरकार के साथ साथ इसमें अडानी ग्रुप भी शामिल है, अडानी ग्रुप भी शामिल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें अडानी ग्रुप भी शामिल है। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और इसे वहाँ के बंदरगाह से जोड़ा गया है, यानी कि ये जो बंदरगाह वहाँ कांडला बंदरगाह है, इसी कांडला बंदरगाह से जोड़ा गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को। और आपको पता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है इसका नया नाम। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताई थी दीनदयाल से कि दीनदयाल उपाध्याय के जो जन्म दिवस है 25 सितंबर, इसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, दीनदयाल की जो जन्म दिवस 25 सितंबर है उसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं पहले आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ये सारे। तो गुजरात में अहमदाबाद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हुई, इसके अलावा लिथियम रिफाइनरी की भी स्थापना हुई है वहाँ पे। अब देखिए दांडी यात्रा का भी संबंध गुजरात से ही है, चूँकि अहमदाबाद से संबंध है इसलिए इसके बाद मैं ये क्वेश्चन डाली हूँ। तो दांडी यात्रा जो ये कब प्रारंभ हुई? तो आपको पता होगा कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को, जिस समय हमारे देश पे ब्रिटिश का शासन था, तो उसी समय महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी की ये योजना थी, जैसे कि अभी वर्तमान समय में मोदी कह रहा है ना कि सारे चीज़ हम बंद कर देंगे, चीन का सामान नहीं आएगा, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब कुछ बंद करके, यानी विदेशी सारी कंपनियां बंद करके, उनका यूज नहीं करके स्वदेशी चीज़ें लाएंगे, यानी स्वदेशी कंपनियों का निर्माण किया जाएगा, स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो उस समय भी महात्मा गांधी स्वदेशी वस्तुओं पे ज़्यादा बल दे रहे थे, यानी कि जो ब्रिटिश के द्वारा वस्तुएं बनाई जा रही थी हमें उनका निर्माण नहीं करना, हमें उनका यूज नहीं करना है, हमें स्वदेशी वस्तुओं का यूज करना है। तो इसी स्वदेशी वस्तुओं के यूज करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को इनके 78 अनुयायी का मतलब जो इनके शिष्य थे, तो इन्हीं अनुयायी के द्वारा एक यात्रा शुरू की गई, साबरमती तक की यात्रा, यानी साबरमती से यात्रा शुरू की गई समुद्र तट तक। तो 12 मार्च 1930 से यात्रा प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा खत्म हुई, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी समुद्र के पास जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए, यानी कि नमक समुद्र के पानी से हम खुद बनाएंगे, हमें आपके नमक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से नमक पे जो कर लगाए जा रहे थे, और भी कर सामानों पे लगाए जा रहे थे, तो इन करों को रोकने के लिए, इन करों को नहीं देने के लिए योजना चलाई गई इस तरह से। तो दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाई गई। इसमें नमक कानून का विरोध किया गया और इसी के साथ प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के साथ प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको ये भी ध्यान में रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1930 ईस्वी में हुआ।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं। भारतीय जो बजट व्यवस्था है, इस बजट का व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। इसके अलावा बजट के बारे में मैं आपको बताई थी कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो बजट का जो उल्लेख है वो किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में बजट का उल्लेख नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो ये सन्मुखम शेट्टी ने किया था। ये भी मैं आपको बताई थी कि सन्मुखम शेट्टी ने सबसे पहले बजट का पेश किया था, सन्मुखम शेट्टी ने सबसे पहले बजट को पेश किया था। उसके बाद यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, यानी कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो ये किया मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया। और कितनी बार किया, तो 10 बार बजट पेश किया गया। और 2019 में 2 लोगों ने बजट पेश किया था, एक तो अंतरिम बजट और एक वार्षिक बजट। तो अंतरिम बजट पीयूष गोयल ने किया और वार्षिक बजट निर्मला सीतारमण ने किया। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, सारे क्वेश्चन BBI है और आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब देखिए आयुष्मान भारत योजना, चूंकि योजना से रोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, तो इसलिए मैं हर रोज के इस पार्ट में आपको एक एक योजना जरूर लेके आती हूँ। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना जो है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो हुई ये हुई 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। और कहाँ से ये योजना की शुरुआत हुई, तो ये हुई रांची यानी झारखंड से, रांची झारखंड से इस योजना की शुरुआत हुई। और इस योजना में क्या था कि 5 लाख पर परिवार स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, यानी कि तो एक फैमिली यानी पर परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा पर फैमिली, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा पर फैमिली। और इसके तहत यदि पूछा जाए कि सबसे पहले आयुष्मान बेबी कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो सबसे पहले जो आयुष्मान बेबी थी वो करिश्मा थी सबसे पहले आयुष्मान बेबी। और ये कहाँ की है, तो ये हरियाणा की है करिश्मा, सबसे पहले आयुष्मान बेबी है ये। तो आप इन्हें इस पर ध्यान में रखेंगे। 23 सितंबर 2018 को झारखंड राज्य से शुरुआत हुई। अब देखिए क्वेश्चन है, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसे मिला। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, तो ये मिला है निखिल श्रीवास्तव को, निखिल श्रीवास्तव को मिला है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 में निखिल श्रीवास्तव को मिला है ये। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, तो ये दिया जाता है गणित और कंप्यूटर के क्षेत्र में पजल सॉल्व करने में, यानी कि गणित और कंप्यूटर में जो पजल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये निखिल श्रीवास्तव को दिया गया गणित के लिए, ये गणितज्ञ हैं तो इन्हीं के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है, इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, 1 लाख की राशि दी जाती है। इसके अलावा गणित का एक पुरस्कार होता है, यानी कि गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप बताइएगा गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एबल पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखते हो, गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार। और इस एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। तो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, तो ये एबल पुरस्कार को कहा जाता है, एबल पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, आप ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए फर्स्ट टाइम किड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया, फर्स्ट टाइम किड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये चुना गया गीतांजलि राव को, ये गीतांजलि राव को चुना गया। गीतांजलि राव नाम की एक बच्ची है जो कि 15 साल की थी, जिसमें इसे यह अवार्ड से नवाजा गया। तो आपको पता होगा कि ये भारतीय मूल की है, यानी भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में निवास कर रही है। तो इसे क्यों दिया गया, क्योंकि इसने जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां और जल प्रदूषण को कैसे ख़त्म किया जाए और दूषित पेयजल की जो समस्या थी इससे निपटारा के लिए इन्होंने आइडिया दिया इस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से कि इन्हें टाइम किड्स ऑफ द ईयर, फर्स्ट टाइम किड्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया गीतांजलि राव को। अब देखिए पुलिट्जर पुरस्कार
का संबंध किससे, यानी कि पुलिट्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, उसके क्षेत्र में ये पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये पुरस्कार भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रेमी अवार्ड जो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैंने आपको बताया नोबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल यानी गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो अब देखिए इतना क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए। प्रिट्जर अवार्ड किसे यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप ये बताएंगे प्रिट्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरा ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला, यानी ग्लोबल टीचर अवार्ड हाल ही में किसे मिला और क्यों मिला, ये दोनों रीजन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो आज जो 18 क्वेश्चन थे मैं सबका पोस्टमार्टम कर दी हूँ, सबके बारे में बताइए, देखिए पूरा भर गया। तो आप सुन के मैनेज कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। और नोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और चूँकि मैं बार बार एक ही चीज़ को यहाँ दोहराती हूँ, जहाँ भी जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसे रिपीट कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे, यानी आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, धन्यवाद।